आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे वक्फ संशोधन बिल की, जिसे अब जेपीसी में भेज दिया गया है। Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Waqf Amendment Bill 2024. Amendment Bill 2024. Amendment Bill 2024. आप तो हमको शाबाशी देना चाहिए, जो आप नहीं कर पाया वो हम ला रहे हैं सदन में। कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो उस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। अरे ये मंदिर नहीं है, आपके मस्जिद को छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। अगर तुम इसी तरह खामोश रहे और संवैधानिक तरीके से अपना हक तुमने नहीं छीना, तो एक वक्त आएगा कि वोट का अधिकार भी तुमसे छीन लिया जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि जनता इन हुकूक के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए दोबारा सड़कों पर आ जाएगी। किसी का हक छीनना तो बात छोड़ दीजिए, जिनको हक नहीं मिला है उनको हक देने के लिए ये बिल लाया गया है। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों को खुर्द-बुर्द कराने की जो साजिश लोग कर रहे हैं, उन साजिशों को बल देने का काम कर रहे हैं। देश में कांग्रेस की सरकार ने जब अमेंडमेंट किए तो इसको एक वक्फ माफिया या लैंड माफिया संस्था बना दिया। आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। देखिए, संशोधन बिल, वक्फ संशोधन बिल जो लोकसभा में पेश होने के बाद लटक गया, ये बिल जेपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया गया सरकार के प्रस्ताव पर। हालांकि ये बताना जरूरी है, ये भी सरकार का प्रस्ताव था जेपीसी के पास भेजने का। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने आज लोकसभा में वक्फ से जुड़े 2 बिल पेश किए। इस बिल पर संसद में करीब 2.5 घंटे के राजनीतिक दंगल के बाद इसे जेपीसी में भेज दिया गया। कांग्रेस समेत विपक्ष के ज्यादातर नेताओं ने इस बिल का विरोध किया और इस बिल को असंवैधानिक और मुसलमानों के खिलाफ बताया है। सबसे पहले आप सुन लीजिए। Now you are going for Muslims. Next, you will go for Christians. Next, you will go for Jain. This bill is specialized for Maharashtra, Haryana election. This government is blatantly going against the constitution. This bill is just not against the constitution, it's against federalism, it's against a religious minority, it is against human beings. भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो उस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। अच्छा, मुसलमानों की दुश्मन है, मुसलमानों के खिलाफ ये बिल है, मुसलमान विरोधी ये बिल है, उकसाने वाला है, विभाजनकारी है, सांप्रदायिक है, सब कुछ आपने सुन लिया। अब सरकार का पक्ष सुनिए। किरण रिजिजू ने बताया कि भाई इस बिल को लाने से पहले सरकार ने कितने विमर्श किए, कैसे आम लोगों से लेकर वक्फ से जुड़े लोगों से कई बार चर्चा की। मुस्लिम समाज की तरफ से ही यह कहा गया कि इसमें संशोधन की जरूरत है। बीजेपी ने आज यह भी बताया कि कांग्रेस ने आज इस बिल का विरोध जरूर किया, लेकिन अब सुनिए, कांग्रेस सरकार में बनी 2 कमेटियों की सिफारिशों के आधार पर ही वक्फ बोर्ड संशोधन बिल तैयार किया गया। इन 2 कमेटियों में एक कमेटी का नाम है सच्चर कमेटी। सच्चर कमेटी, जिसका गठन कब हुआ? 2005 में, देश में यूपीए की सरकार, 2005 में मुसलमानों के वेलफेयर के लिए इसका गठन किया गया। इस कमेटी ने 2006 में दी गई अपनी रिपोर्ट में वक्फ बोर्ड में सच्चर कमेटी ने क्या कहा। जो लोग कह रहे हैं मुस्लिम विरोधी है, उनको जानना चाहिए कि सच्चर कमेटी की क्या सिफारिशें थी। सच्चर कमेटी ने कहा कि वक्फ बोर्ड में वित्तीय अनियमितताओं पर उन्होंने सवाल उठाए थे। बोर्ड और परिषद में अधिक लोगों के प्रतिनिधित्व की बात सच्चर कमेटी ने की थी। केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात किसने करी? सच्चर कमेटी ने। महिलाओं और बच्चों को प्राथमिकता देने की बात किसने की? सच्चर कमेटी ने। डिप्टी सेक्रेटरी लेवल की जगह ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी लाने की बात कही थी। राज्य वक्फ बोर्ड में क्लास 1 ऑफिसर की बात की थी। महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात, ये सारी बातें सच्चर कमेटी ने कही। साहब, मुस्लिम विरोधी, अब सच्चर कमेटी मुस्लिम विरोधी, तो कांग्रेस फिर मुसलमानों के खिलाफ साजिश कर रही थी सच्चर कमेटी के जरिए इस पर बदलाव लाने के लिए। मतलब बिल पेश करते हुए किरण रिजिजू ने बताया कि सच्चर कमेटी की 100% सिफारिशों को बिल में जगह दी गई है।
अब सच्चर कमेटी मुसलमानों के खिलाफ साजिश कर रही है, अगर ऐसा कांग्रेस कह रही है कि ये मुसलमानों के खिलाफ है, तो कांग्रेस के शासनकाल में मुसलमानों के खिलाफ साजिश की गई सच्चर कमेटी से सिफारिशें दिलवाकर, फिर ये सवाल पूछा जाएगा। 100% सिफारिशें लागू की गई, सिर्फ सच्चर कमेटी नहीं। और सुनेंगे 2008 में कांग्रेस सरकार में बनी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी की भी ज्यादातर सिफारिशें इस बिल में शामिल की गई हैं। 2008, अब वो भी कांग्रेस यूपीए सरकार के दौरान 2008 में बनी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की अध्यक्षता कांग्रेस के सांसद के रहमान खान ने की थी। उनकी भी सिफारिशें थी, जिसे बताया गया लागू किया गया। लेकिन जिस बिल को सच्चर कमेटी सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया, बार बार यही सवाल, जिस बिल को 2008 में कांग्रेस के सांसद के रहमान की अध्यक्षता में बनी कमेटी की सिफारिश शामिल उसमें की गई, उसी बिल को लेकर कांग्रेस विभाजनकारी बता रही है, मुस्लिम विरोधी बता रही है। सहयोगी कह रहे हैं कि यह बिल मुसलमानों के खिलाफ है, उनसे धार्मिक अधिकार छीने जा रहे हैं। देखिए, इस बिल के खिलाफ कांग्रेस के सहयोगी डीएमके ने कहा है कि वह बिल मुस्लिमों की संपत्ति छीनने की कोशिश है। डीएमके सांसद कनिमोई ने कहा कि यह संविधान के आर्टिकल 30 का उल्लंघन है, जो उन्हें अपने संस्थान खुद एडमिनिस्टर करने का अधिकार देता है। आज डीएमके के इस दावे पर सवाल इसलिए उठे क्योंकि जानते हैं, खुद डीएमके पर तमिलनाडु में मंदिरों पर नियंत्रण करने के आरोप लगते हैं, वहां की सरकार पर कब्जा कर रखा है। यह आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं साहब, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि तमिलनाडु में मंदिरों पर सरकार का कब्जा है। मतलब आप सोचिए, वक्फ के जरिए उनकी जमीन की चिंता है, लेकिन वहां मंदिरों पर किसका कब्जा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि वहां पर सरकार मंदिरों को अपने नियंत्रण में ले रही है, लेकिन अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों को कोई हाथ नहीं लगा सकता। यही नहीं, वक्फ बोर्ड पर मनमानियों का सबसे खतरनाक आरोप, अब जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। डीएमके को आपत्ति है, डीएमके तमिलनाडु, वक्फ बोर्ड पर मनमानियों का सबसे खतरनाक आरोप भी डीएमके शासित तमिलनाडु में लग चुके हैं। तमिलनाडु के किसान हैं, कहानी सुनिएगा, तमिलनाडु के किसान हैं, ये उनकी तस्वीर है। राजगोपाल यहां के तिरुचि जिले के गांव के रहने वाले हैं। 70 साल के राजगोपाल ने अपनी बेटी की शादी के लिए कर्ज लिया। उन्हें पता था कि वो अपनी जमीन को बेचकर कभी भी कर्ज चुका सकते हैं, लेकिन जब उन्होंने अपनी जमीन को बेचने की कोशिश की तो रजिस्ट्रार दफ्तर से पता चला कि उनकी जमीन तमिलनाडु वक्फ बोर्ड की है, उन्हें पता ही नहीं है। उन्हें बताया गया कि उनको पहले वक्फ से अपनी जमीन की एनओसी लेनी होगी, मतलब उनको अपनी जमीन बेचनी है, पहले एनओसी लेकर आइए साहब। किसान, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आप जानकर हैरान हो जाएंगे, ये कहानी जानते हैं सिर्फ एक राजगोपाल की नहीं है, उनके पूरे गांव की है। वक्फ की प्रॉपर्टी है साहब, पूरा गांव, क्योंकि वक्फ बोर्ड ने पूरे गांव पर अपना दावा कर रखा है। अच्छा, इतना हास्यास्पद है और चौंकाने वाली बात जो है उसमें यह है कि आजादी के बाद बने जिस वक्फ बोर्ड की उम्र 80 साल भी नहीं है ना, उसने 1500 साल पुराने बने मंदिर पर दावा किया हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 1400 साल पुराना इस्लाम मंदिर, 1500 साल, लेकिन यहां 1500 साल पुराने मंदिर पर कब्जा, दावा। तमिलनाडु की कहानी सिर्फ एक गांव तक सीमित नहीं है, बल्कि तमिलनाडु के 18 गांव की जमीन पर भी, 18 गांव की जमीन पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया है। कहा गया कि इन गांव में मौजूद लगभग 390 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड की है। पूरा का पूरा गांव, 1500 साल पुराना मंदिर, 1500 साल पुरानी संपत्ति, 390 एकड़, सब वक्फ का। इस बात का जिक्र आज संसद में मंत्री किरण रिजिजू ने भी किया, सुनिए। तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में, वहां 1500 साल पुराना सुंदरेश्वर टेम्पल मंदिर वहां मौजूद थे, और वहां बेचारे एक वहां के गांव में रहने वाले, उसको पता भी नहीं है, वो अपना जमीन बेचने के लिए 1.2 एकड़ जो बेचने के लिए गए, तो आप बताया गया कि आपका गांव तो वक्फ का जमीन है। आप सोचिए, पूरा गांव को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया। आप सोचिए, वो गांव का इतिहास 1500 साल पुराना है, और सारे के सारे गांव को वक्फ का प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया है। इस तरह का जो चीज होते हैं, इसमें धर्म मत देखिए, धर्म मत देखिए।